अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत ओवर हियर। आज कुछ पाकिस्तान और इंडिया की डिफेंस अपडेट्स के मुतालिक बात करूंगा। पहली अपडेट जो है वो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है। आपको याद होगा कि अभी जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ, इस टेररिस्ट अटैक से पहले भी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की मैंने एक स्पेशल बात की थी। मैंने बताया था कि क्यों पाकिस्तान एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट नहीं करता। मैंने ये भी कहा था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना इट्स अ ट्रेमेंडस मैमथ टास्क, बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत पैसा ये रिक्वायर करता है, बहुत रिसोर्सेज रिक्वायर करता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, आपका एक पूरा कैरियर ग्रुप होता है, एक फ्लीट होता है, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सबमरीन होते हैं जो उसको कवर देती है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा फ्लोटिंग एसेट है जो पूरी एक नेवी के, छोटे मुल्क की पूरी नेवी के बराबर वो फंड्स लेता। तो क्यों पाकिस्तान नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर को एक अपॉर्चुनिटी देख रही है कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि इंडिया ने ये सोचा था कि एक थ्रेट का एक सिंबल होगा पाकिस्तान नेवी के लिए, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान नेवी टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इंडियन नेवी। मैंने ये बात जब की तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड डिसएग्री कि अगर ऐसा होता तो क्यों दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, जो कि सुपर पावर्स हैं, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जिनका वर्ल्ड एरिना में एक से है, वो क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हर जगह ऑपरेट नहीं होते हैं। मतलब ऐसी जगहों पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट नहीं हो रहे जिन जगहों पे दोनों तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, जिन जगहों पे दूसरी तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स हो, जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हो। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अभी देखेंगे तो अभी जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में वो वहां पे शामिल हुआ, वहां से जहां से एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, वो नॉर्मली वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिन कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको वहां से ऐसी एयर अटैक का खतरा नहीं है जो कि एक मॉडर्नाइज्ड फ्लीट के साथ हो, मॉडर्नाइज्ड वेपनरी के साथ हो। अभी आपने जनरली देखा कि FA-18 हॉर्नेट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से स्लिप हुआ था, दैट वाज बेसिकली, और उसके टो ट्रक के साथ ही, सो इट वाज अराउंड $62 मिलियन, $65 मिलियन डैमेज caused to the US Navy even without a single missile hitting the aircraft carrier. $65 million is a huge amount. और वो क्यों स्लिप हुआ था? वो इस वजह से स्लिप हुआ था कि the aircraft carrier was trying to take a hard turn in order to avoid a missile strike by people who are primitive in any defense related statement. वो primitive थे, उनके पास क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी थी हुतीज के पास? नथिंग। तो एक कैरियर ग्रुप के होते हुए ऑल द अदर ships and the submarines and all the surveillance systems and all the fighter jets on board, क्या इशू हुआ? वो एयरक्राफ्ट कैरियर एक थ्रेट पर्सपेक्टिव में आ गया, वो एक थ्रेट में आ गया, वो एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रेट में आया, उसने इवेसिव एक्शन लिए और उसी इवेसिव एक्शन को लेते हुए इट लॉस्ट अ $65 मिलियन एयरप्लेन जो कि था FA-18 हॉर्नेट, सुपर हॉर्नेट। इट वाज अ सुपर हॉर्नेट, बाय द वे, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, सिंपल हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट में सबसे बड़ा जो फर्क है, सबसे बड़ा फर्क वो उसके रेक्टेंगुलर इनटेक्स का। जो FA-18 हॉर्नेट्स थे, A और B मॉडल, दैट वाज लाइक सेमी सर्कुलर इनटेक्स और छोटा था, विंग स्पैन भी छोटा था। जो सुपर हॉर्नेट है उसके हर चीज डिफरेंट है, हर चीज अपग्रेडेड है और महंगा। तो इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मुतालिक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और ऑफ कोर्स उन्होंने इन्वेस्ट इन किया। ऑफ कोर्स उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। सो इट इज नॉट, हम डाउनग्रेड कभी भी नहीं, मेरे चैनल पे कभी भी मैं किसी मशीन को इस वजह से डाउनग्रेड, डाउनप्ले नहीं करूंगा कि वो किसी और कंट्री के पास है, एक ऐसी कंट्री के पास है जिसके हमारे जो है ताल्लुकात अभी बेहतर नहीं है। इस वजह से कभी भी मैं डाउनग्रेड नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को, ऑफ कोर्स आप दूसरे कंट्री से असिस्टेंस लेते हैं, इट इज नॉट अननेचुरल। हर चीज आप 100% इंडिजनाइज नहीं बनाते हैं अनलेस एंड अनटिल आप एक चाइना के टेक्नोलॉजिकल लेवल तक पहुंच जाए। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने क्यों पिच नहीं किया? उन्होंने पिच किया शुरू में, लेकिन उसको फौरन रिटर्न कर दिया।
फ्लीट के साथ भी पिच नहीं किया। देखें, जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने तमाम फ्लीट के साथ पिच करते हैं तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप एक पूरे का पूरा जो स्क्वाड्रन है, द स्क्वाड्रन एट सी, वो पिच कर रहे होते हैं, एम्यूनेशन पिच कर रहे होते हैं, पूरा कैरियर ग्रुप एक डेडिकेटेड होता है। तो आपका कैरियर ग्रुप अगर एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है तो बी को वो छोड़ के आ रहा है। आपको यूनाइटेड स्टेट्स तो नहीं है जिसके 8-10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आगे पीछे हर जगह फिर रहे हैं। आप पूरे ओशन को छोड़ भी नहीं सकते। तो सवाल ये पूछने का है कि अगर उस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक पावर प्रोजेक्शन करनी थी, व्हाई इट वेंट बैक? मैं इस सवाल के जवाब को इंडियंस पे छोड़ देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाई द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर वेंट बैक। उसने क्यों अपनी पावर प्रोजेक्शन नहीं की? क्यों आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से लाइव टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स नहीं हुई है? क्यों उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया? क्यों वो अपने सेफ वाटर्स में फिरने के बाद वापस पोर्ट की तरफ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसीलिए आपसे कहता था कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक पावर प्रोजेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपने किसी सोमालिया टाइप कंट्री के करीब ले गए, वहां से एयरप्लेन्स को फ्लाई किया, बमबारी की, वापस लैंड कर गए और पावर प्रोजेक्शन होगी। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स कभी भी ऐसे कंट्रीज के खिलाफ नहीं यूज हो सकते जिनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है या जो आपके हम पल्ला है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बहुत बड़ा एक एसेट है। एयरक्राफ्ट कैरियर आपका बहुत बड़ा एसेट है और ये एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी बैकबोन गेट्स ब्रोकन। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें उसके ऊपर मिग 29 केस हैं जो किसी भी सूरत में कम कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट्स नहीं है। ठीक है, मिग 29 कम कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में रफेल्स नहीं आना है। जब रफेल्स आ जाएंगे तो वही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसकी एबिलिटी जो है वो मैनीफोल्ड्स हो जाएगी, क्योंकि मिग 29 केस आर नो लॉन्गर अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। एट बेस्ट इट इज अ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, नॉट अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट लाइक रफेल्स। तो चूंकि वो रफेल्स के हम पल्ला नहीं है, वो रफेल्स के हम पल्ला नहीं है, तो फिर मिग 29 केस को कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करके उस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आप कवर नहीं दे सकते फ्रॉम द अटैक दैट इज गोइंग टू हैपन आइदर फ्रॉम JF-17 थंडर ब्लॉक 3। हमारे पास ऐसे एंटीशिप मिसाइल्स हैं दैट कैन रीच यू फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ वेपन्स है। तो मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा कि या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। यू ट्राई टू चेक इन। तो इस बात का मुझे जरूर जवाब दीजिएगा कि बताइएगा कि व्हाई योर एयरक्राफ्ट कैरियर डिडंट प्ले अ रोल, क्यों उसने रोल प्ले नहीं किया? कराची को क्यों ब्लॉकेड नहीं किया गया? आपकी तो ब्लू वाटर नेवी है, ये आप तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमारी ये ब्लू वाटर नेवी है। गुड इनफ, गुड इनफ, ब्लू वाटर नेवी गुड इनफ। लेकिन अगर ये ब्लू वाटर नेवी है तो क्यों इसने ब्लॉकेड नहीं किया? क्यों इसने प्रेशराइज नहीं किया? क्यों इसने प्रेशर को एक्सर्ट नहीं किया? क्यों इसने एक्सरसाइजेस में पाकिस्तानी वाटर्स की तरफ आने की मजाल ना की? मैं इसको कोई बुजदिली नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बुजदिली है। ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस का काम ये होता है कि वो ऐसी रेटरिक देते हैं जिसका मिलिट्री स्ट्रेटेजी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, आपके भी और हमारे भी, वो रियलिटी से इन टच होते हैं। उन्हें पता होता है कि कितनी कैटेगरी का रिस्पांस देना है, किस कैटेगरी का रिस्पांस आएगा। अगर हम अटैक लॉन्च करेंगे तो कैसा रिस्पांस हमें मिलेगा। तो आपके मिलिट्री कमांडर्स आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन को आप रिपब्लिक टीवी में अपनी आवाम को दिखा रहे होते हैं। जिस वॉर को आप एडवोकेट कर रहे हैं मीडिया के अंदर, वो वॉर आप सिर्फ मीडिया के क्लोज रूम्स के अंदर ही लड़ सकते हैं। आप ये देखें कि आजकल मैं यही कहता था दैट दिस इज नॉट अ जोक। इंडियन मीडिया इज पोर्ट्रेइंग अ बैटल, अ वॉर, अ स्कर्मिश एज इफ इट इज अ जोक, कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब ये कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपकी नेवल कमांडर्स, आपके एयरफोर्स के कमांडर्स, आपके ग्राउंड कमांडर्स इन द आर्मी, दे नो
कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा अगर वो कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जो थ्रेटन करेगा पाकिस्तान को। तो मैं फिर आपकी नेवी को डाउन प्ले नहीं कर रहा, आपकी एयरफोर्स को डाउन प्ले नहीं कर रहा, आर्मी को डाउन प्ले नहीं कर रहा, उनकी अपनी एबिलिटीज हैं, लेकिन वो एक सेन अप्रोच ले रहे हैं और वो अपनी हुकूमत को, जो आपकी हुकूमत है, उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप होश के नाखून लीजिए। अपने जो टेम्परेचर्स हैं जिस पे आप अवाम को लेके गए हुए हैं अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए, उसको पॉलिटिकल रेटरिक ही रखें, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने यह काम 2019 में करके अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत लूज कर दिया था। 2019 में क्या हुआ था? 2019 से पहले का अगर आप देखें तो कारगिल से लेकर 2019 तक एक कॉन्सेप्ट बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुई थी कारगिल में, तो कॉन्सेप्ट ये डेवलप होने शुरू हो गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ले लिया। तो एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स कॉन्सेप्ट में, हमारी परसेप्शन में कुछ आगे निकल गई थी, खुसूसन बीवीआर एंगेजमेंट्स में, खुसूसन एक ऐसी एंगेजमेंट में जिसमें आपकी विजुअल रेंज कॉम्बैट नहीं आती। लेकिन 2019 के स्कर्मिश ने टोटली बैलेंस पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में डाल दिया था। तो चूंकि वो डाल दिया था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अब वो कॉन्फिडेंस है जो इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके बाद बनाने लगा हूं, क्योंकि अभी की वीडियो जो है वो सिर्फ इंडियन एयरक्राफ्ट की है, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की है। तो आपने एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा एसेट होता है। अगर कैरियर फ्लीट की बात कर लें, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें सबमरीन है, जिसमें डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट्स हैं, तो कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है बात। ये कम से कम $4 बिलियन से शुरू होकर $8 to 9 बिलियन तक बात चली जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि किसी छोटे मुल्क की इंटायर नेवी से बड़ी जो है वो आपका कैरियर ग्रुप बनता है। लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर में कैरियर ग्रुप, आई डोंट सी द रोल ऑफ द कैरियर ग्रुप, आई सी द रोल ऑफ स्मार्ट वेपन्स। मैं तो अब फ्यूचर में स्मार्ट वेपन्स को मैं देख रहा हूं कि कैसे एक स्मार्ट, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं कि बहुत सस्ता होगा। जब आप इनएक्सपेंसिव कहते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उसके टारगेट से। वेपन कंपेयर टू द टारगेट इट हैज टू टेक आउट, तो हम उसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव। तो अगर 10 to 15 मिलियन डॉलर का भी एक मिसाइल हो जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ले डूबे, जो 5 to 6 बिलियन डॉलर्स का, कैरियर फ्लीट को तो छोड़ दीजिए, तो ये एक बहुत इनएक्सपेंसिव मिसाइल होगा। लेकिन ये दूसरी नेवी की कमर की हड्डी तोड़ देगा, रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, कमर तोड़ देगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी और कमर, ये हमारे यहां एक मुहावरा है कि व्हेन समवन्स बैक इज ब्रोकन। तो इसलिए मैं ये पहले भी वीडियो में कह रहा था कि पाकिस्तान नेवी को ना एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक पावर प्रोजेक्शन तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। इस स्कर्मिश ने, इस स्टैंड ऑफ ने, स्कर्मिश तो अभी हुई नहीं है, अभी तो स्टैंड ऑफ हुआ है। इस स्टैंड ऑफ ने जैसे 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स को एक एज दिया, पाकिस्तान नेवी को एक एज दे दिया। क्यों इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर वापस गया? इट वॉज बिकॉज ऑफ द फ्रेंच सबमरीन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फाइटर एस्कॉर्ट। J-10 सीज आपके जो है, अब सीज को भी देख रहे हैं। J-10 सी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान नेवी की एक अपनी डेडिकेटेड नेवल एयरफोर्स होनी चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं दे नो बेटर व्हाट टू डू। लेकिन आप ये देखें कि वो ना होते हुए भी एयरफोर्स के ही एक स्क्वाड्रन अगर एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो उसने कैसी ड्यूटी सर अंजाम दी है कि आप J-10 सीज और फ्रेंच सबमरीन्स की वजह से वापस पोर्ट की तरफ गए। आपने सेफ्टी की तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को किया। क्यों आपने मिशन में एक्टिव MiG-29 केस को एम्प्लॉय नहीं किया?
आपने इसलिए एम्प्लॉय नहीं किया, आपका एक बहुत बड़ा एसेट ऑन स्टेक है। इफ इट गोज डाउन, योर रिप्यूट गोज डाउन। लेकिन पाकिस्तान नेवी नोज इट कि बहुत अरसे बाद, मैं तो ये समझूंगा कि पाकिस्तान नेवी ने फर्स्ट टाइम ऐसा टेक्नोलॉजिकल एज हासिल किया है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी को फेस करने से घबरा रही है। इसलिए नहीं कि इंडियन नेवी के पास एडवांटेज नहीं है, इसलिए कि उनका एसेट बहुत बड़ा, वो एसेट बहुत बड़ा। मैंने आपसे कहा ना कि अगर चांसेस कम भी हो किसी एसेट के टू गेट डाउन और टू बी शॉट डाउन, यू कैन नॉट टेक दैट चांस। सेम गोज फॉर राफेल। राफेल के साथ भी यही मसला था और अभी भी है। मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बनाने लगा हूं जिसमें राफेल्स क्यों वापस गए। I'll टेल यू द फैक्ट कि राफेल्स वापस क्यों गए। तो ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है बहुत अरसे बाद। और मुझे ये लगता है क्योंकि मेरी मेमोरी तो 40+ ईयर्स की होगी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान नेवी का ये जो एडवांटेज आया, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक एसेट है। और पाकिस्तान नेवी ने ये जो कॉन्फिडेंस हासिल किया, इट विल रिमेन। पाकिस्तान नेवी के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको समझते नहीं है। पाकिस्तान नेवी को नॉर्मली हमारे एनालिसिस में आर्मी की बात हो जाती है, एलओसी के ऊपर है, एयरफोर्स की बहुत बात होती है, बहुत बात होती है। नेवी को हम लोग ज्यादा डिस्कशंस में नहीं लाते, लेकिन नेवी आपके वाटर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। हमें ये बात बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन वाटर्स आपके मेन कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। वाटर से आपका ऑयल आता है, वाटर से आपकी तिजारत होती है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन लाइफलाइन है। तो नेवी का जो टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। वो एयरफोर्स उसका जगह ले ही नहीं सकती, आर्मी उसको सोच भी नहीं सकती। तो नेवी ने बहुत बड़ा एक काम किया। नेवी हर वक्त, और ये देखें तमाम की तमाम चीजें तब होती है, इसमें होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इंडिया ने वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खो दिया। इंडिया ने अपनी क्योंकि पाकिस्तान की सर्वेलेंस, पाकिस्तान की रेडीनेस नेवी की वो इस कदर बेहतरीन थी कि जहां पे वो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट हो रहा था, इट गॉट इंटरसेप्टेड। पाकिस्तान के पास अब ये सलाहियत आ गई है कि वो हर हर मूव को जान सके, उनका कौन सा एसेट इस वक्त कहां पे है, उस एसेट के ऊपर कितने मिग 29 हैं, ऑन द डेक, बिलो द डेक। तो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स इंटेल, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स इंटरसेप्शन। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त कितना हैवी हुआ है, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किस स्पीड से कर रहा है, कितना हैवी हुआ है, उसका स्टर्न, उसका बो किस तरीके से मूव इन कर रहा है। इट शोज के उस वक्त उसके अंदर कितने एयरक्राफ्ट हैं। यू मेक दोस कैलकुलेशंस। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा सैटेलाइट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के मेटल के अंदर से जाके वो एयरक्राफ्ट को देख रहा है। ऐसा नहीं है। कैलकुलेशंस होती हैं, किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से टर्न कर रहा है, कितनी वेव्स बना रहा है, कितनी डेप्थ तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये आसान नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान नेवी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, वी शुड सेलिब्रेट इट। पाकिस्तान नेवी, थैंक यू सो मच कि आप इतना इंपॉर्टेंट एक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन्स हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, उनको आपने सिक्योर किया हुआ है। पाकिस्तान के पोर्ट को सिक्योर किया हुआ है, गवादर पोर्ट, आपका कराची पोर्ट। तो रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सर्विस दैट यू आर डूइंग। और ये बहुत मुश्किल सर्विस है, पाकिस्तान नेवी की सर्विस बहुत मुश्किल सर्विस है। जब मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूं तो आप यकीन करें, प्रेज के कलमात निकलते हैं उन लोगों के लिए, उन सेलर्स के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए जो इस वक्त सी में है। सी में एक दिन भी गुजारना शिप के ऊपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप उनके मुतालिक सोचें जो सबमरीन्स में है, जो कहीं कहीं वीक्स पानी के अंदर रहते हैं और क्रैम्प स्पेसेस में रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और पाकिस्तान नेवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन हुकूमत, इंडियन अवाम से यही कहूंगा कि पीस के लिए कोशिश कीजिए।
हम पीस की तरफ बढ़ भी रहे हैं। आपके हुक्मरानों को ये चीज रियलाइज होती जा रही है कि ऐसे नहीं चलेगा, दुनिया अब आपके नैरेटिव को बाय नहीं कर रही है, अब आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आप के मुतालिक। आपने ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था कि आप चूंकि एक ग्रोइंग सुपर पावर बन रहे हैं तो पूरी दुनिया आपके नैरेटिव को बाय करेगी, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ कुछ चैनल्स को देखना बंद कीजिए। व्हाट्स हर नेम, एक खातून है पालकी, उसको देखना, और एक रिपब्लिक टीवी में है, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम व्यूअर्स को पता चलता जा रहा है कि अर्नाब एंड पालकी, दीज टू पीपल, इनकी नजर से अगर आप दुनिया को देखेंगे तो पूरी दुनिया आपके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, दुनिया आपके गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रही। अभी भी यहां पे आपको पता है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं नहीं, दुनिया के गिर्द ही सूरज चांद सितारे सब मूव कर रहे हैं। द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द क्रिएशन, वो तो अभी भी हैं। तो आप अगर इसी सोच से रहना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पीपल बनिए। दुनिया अब आपके नैरेटिव को बाय नहीं कर रही, बिकॉज यू आर नॉट अ सुपर पावर, यू आर नॉट अ पावर। जिस तरह आपने सोचा था कि आप एक बात करेंगे और पूरी दुनिया उठ के आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो होश के नाखून लीजिए, मत ऐसा कीजिए। मिल के तरक्की करते हैं, मिल के अपनी आवाम को प्रॉब्लम से निकालते हैं। चाइना का साथ दीजिए, चाइना पूरे रीजन, इवन आपको भी साथ लेके चलना चाहता। वो रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहता, वो सिर्फ अपना कंट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता, वो हर एक को लिंक अप कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपकी एक सोच ब्रॉडन होनी चाहिए। आप ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ इंडिया ग्रेट हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। आपने एक चीज अभी देख ली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत सोच के। और आई होप कि माइंड्स आर गोइंग टू चेंज ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। एटलीस्ट दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि दुनिया आपके गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, दुनिया आपको बाय नहीं कर रही, आपके नैरेटिव को बाय नहीं कर रही। बस कीजिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस ना कीजिए और रियलिटी में रहें। अपने आप को भी स्टेबलाइज रखें और दूसरे ममालिक में भी डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश ना कीजिए। आपके नेबरहुड इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, नेबरहुड स्ट्रांग होंगे। ये एक ऐसी चीज है जिससे ना आप एक आइसोलेशन में रह सकते हैं ना हम। तरक्की करेंगे मिलके करेंगे, नहीं करेंगे तो मिलके प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।